चलिए जल्दी बोलिए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीएन सिंह क्लासेस में। जो हम लोग बात करें आर्टिकल 15, ठीक है। तो कल हमने आर्टिकल 15 पे बात की थी और आर्टिकल 15 के कुछ एक्सेप्शंस जो थे हमने उस पर बात की थी। देखिए आर्टिकल 15 में जो आपका क्लॉज 1 है, सॉरी क्लॉज 1, 2 और 3, ठीक है, ये तीनों संविधान लिखते, जब संविधान बनाया गया था, संविधान लिखा गया था, तो उसी समय आपके 1, 2, 3 मूल संविधान में ही दे दिए गए थे, ठीक है। तो आपका जो आर्टिकल 1 है, जो आपका 5 आधार पे जो भेदभाव के खिलाफ जो बात करता है कि स्टेट किसी के साथ इन 5 आधार पे भेदभाव नहीं कर सकता। आपका दूसरा जो कहता है कि सार्वजनिक स्थल या कोई भी ऐसे जगह है जहाँ पे किसी भी व्यक्ति को, सॉरी किसी भी नागरिक को उसे रोका नहीं जा सकता। तीसरा कहता है कि स्टेट अगर महिला और बच्चों के लिए अगर कोई स्पेशल प्रोविज़न बनाना चाहता है, अगर कोई स्पेशल प्रावधान बनाना चाहता है, तो इस आर्टिकल के अगेंस्ट वो नहीं होगा, यानी कि स्टेट बना सकता है, ठीक है। अब ये तो हो गया, लेकिन आपको पता होगा कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे जातियां हैं जो शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक रूप से पिछड़ी हुई हैं। तो उनके उत्थान के लिए सरकार ने एक और नया क्लॉज डाला पहले संविधान संशोधन से 1951 क्लॉज 4, ठीक है। ये क्लॉज 4 पावर देता है सरकार को कि SC ST यानी कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए कोई स्पेशल प्रोविजन सरकार बना सकती है, ठीक है। तो ये आपका एक एक्सेप्शन। इसके बाद क्या हुआ कि आपको पता होगा कि हमारे मतलब जो ST ST के खिलाफ जो आपका सॉरी ST ST के अलावा भी एक और वर्ग है जो आपका OBC बोलते हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो इनके लिए पता करने के लिए कि इनका समाज में मतलब किस लेवल पर है, इनका उत्थान कितना हुआ है, मतलब आर्थिक रूप से, शैक्षिक रूप से कितने मतलब पिछड़े हुए हैं, तो उसके लिए 1979 के आसपास, सॉरी 77-78 के आसपास जब मोरारजी देसाई की सरकार थी, तो मोरारजी देसाई ने जो आपका एक मंडल कमीशन नियुक्त किया बीपी मंडल के अंतर्गत, जो उसके सदस्य थे, मेंबर अध्यक्ष थे, और उनके अंतर्गत जो आपका बीपी मंडल थे, जिसे आपका फेमस मंडल कमीशन कहा जाता है, ठीक है। और मंडल कमीशन ने जो आपका ये पता किया है कि लगभग देश में 52% जो है वो OBC क्लास से लोग आते हैं, ठीक है। और इनके लिए आपका लगभग 27% आरक्षण देने की डिमांड की गई, ठीक है। 27% आरक्षण देने की डिमांड की गई। उसके बाद ये जो आपका मंडल कमीशन का जो भी रिकमेंडेशन था, आपकी सरकार जो थी उसने ठंडे बस्ते में डाल दिया, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद 1980 में एक नई गवर्नमेंट बनी VP सिंह के अंडर में, प्रधानमंत्री VP सिंह, और उन्होंने सीधे ही मतलब कह सकते हैं कि एक तरह से उन्होंने पॉलिटिकल गेम खेला और बिना सोचे समझे जो भी रिकमेंडेशन थी मंडल कमीशन की उसको लागू कर दिया, ठीक है। उसके बाद ये कोर्ट में गया और फिर आपका जो उसके बाद वाली जो गवर्नमेंट आपकी थी कांग्रेस की, नरसिम्हा राव, उन्होंने आर्थिक रूप से भी पिछड़े लोगों के लिए भी, जो अभी आज हमारा जो EWS कोटा जो है उसी के आधार, उसी की तरह एक और आरक्षण देने की बात की गई थी, जो नरसिम्हा राव सरकार में दिया गया था। लेकिन सरकार, सॉरी सुप्रीम कोर्ट ने OBC आरक्षण को तो रखा, लेकिन जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को जो आरक्षण देने की बात हो रही थी 10%, उसको उसने ख़त्म कर दिया। अब फिर ये चलते 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 चला गया, लेकिन उसको अगर हम एक तरह से देखें तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी नहीं थी उसके पास, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी कैसे मिली? तो 2005 में सरकार ने एक और नया क्लॉज डाला, 1 2 3 4 तो हो गए, 5वां, और 5वां क्लॉज डाल के सरकार ने ये लिखा कि अगर स्टेट OBC, अदर बैकवर्ड क्लास, SC ST, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स को आर्थिक, सॉरी जो शैक्षणिक और आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं, अब उनको एडमिशन में जो रिजर्वेशन की बात की गई, ठीक है, 2005 में अमेंड किया गया और 5वां क्लॉज डाल दिया गया। और ये क्लॉज इसलिए डाला गया कि सरकार को पावर, यानी कि कोई भी नया कानून अगर आप बनाएंगे, कोई भी लॉ बनाएंगे, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी तभी होगी जब वो कॉन्स्टिट्यूशन से आपको अधिकार मिले। तो सरकार महिलाओं के लिए अगर स्पेशल प्रोविजन बनाती है, बच्चों के लिए स्पेशल प्रोविजन बनाती है, तो आपका जो क्लॉज 3 है वो देता है। SC ST के लिए अगर कोई सरकार स्पेशल प्रोविजन बनाती है तो आपका क्लॉज जो 4 है उससे पावर मिलता है। तो इसी तरह सरकार ने 5वां डाला, और 5वें से जो भी आपके, चाहे वो सरकारी स्कूल हो, कॉलेजेस हो, प्राइवेट कॉलेजेस हो, एडेड हो, अनएडेड हो, कहीं पर भी एडमिशन में 27% आरक्षण की बात की गई OBC कोटा के अंतर्गत, ठीक है।
लेकिन एक बात और ध्यान दीजिएगा कि ये आपका जो आरक्षण है प्राइवेट, नॉन प्राइवेट, एडेड, अनएडेड किसी भी तरह के कॉलेजेस स्कूल्स हों उसमें सब जगह ये लागू होगा। बट अगर कोई माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन होगा, अगर कोई माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, अल्पसंख्यक अगर संस्था है, तो वहाँ पे ये आरक्षण काम नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से 5वां क्लॉज डाल के रिजर्वेशन फॉर ओबीसी इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और 93rd अमेंडमेंट 93वें संविधान संशोधन एक्ट 2005 से क्लॉज 5 डाल दिया गया। और इसके अंतर्गत एक और एक्ट बनाया गया जिसका नाम है द सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिजर्वेशन इन एडमिशन एक्ट 2006, जिसमें 27% आरक्षण दिया गया अदर बैकवर्ड क्लासेस को। ठीक है, अब ये पावर मिल गया। अब ये केस चला गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों यानी कि 93वें संविधान संशोधन और आपका जो रिजर्वेशन इन एडमिशन एक्ट है दोनों को वैलिड करार दिया। ठीक है, दोनों को वैध करार दिया और वैध करार देने के साथ ही एक नया टर्म आया, मतलब टर्म नहीं, एक तरह से कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है ये दोनों वैलिड है, लेकिन एक क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट आया है और कहा गया कि ठीक है ओबीसी के अंतर्गत जो भी आते हैं, आपके जो भी कास्ट हैं, लगभग उस समय जब मंडल कमीशन बना था तो लगभग आपके 3000 के आसपास इसमें कास्ट थी, तो इनको ये रिजर्वेशन मिलेगा। बट एक क्रीमी लेयर, यानी कि किसको, क्रीमी का मतलब होता है जैसे आपका दूध के ऊपर का जो क्रीम होता है वो ऊपर चला जाता है, उसके नीचे जो दबे हुए लोग होते हैं, उसी तरह से क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है। यानी कि जो उस समाज में जो ऊपर उठ गया है, जिसका उत्थान हो गया है, ठीक है, जिसका ग्रोथ हो गया है, उसको इस आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आरक्षण का लाभ जो आपका 27% कोटा फॉर ओबीसी, यानी कि जो ओबीसी कोटा है वो आरक्षण किसको किसको नहीं मिलेगा, तो याद रखिएगा सबसे पहले जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हैं, जो हेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, सुप्रीम कोर्ट के जज हो, हाई कोर्ट के जज हो, चेयरमैन हो या मेंबर हो यूपीएससी, कैग, ठीक है, अगर इन सब के कोई भी मेंबर्स, जज, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इन लोगों को क्रीमी लेयर के अंतर्गत डाला गया है, यानी कि ये आरक्षण का लाभ नहीं ले सकते ओबीसी। ठीक है, अगला है अगर कोई ग्रुप ए, ग्रुप बी, क्लास सेकेंड, अगर इसके कोई भी ऑफिसर से अगर कोई भी अधिकारी है, चाहे वो अगर इसके अंतर्गत कोई जॉब कर रहा है ग्रुप ए, ग्रुप बी का, तो उसको भी ओबीसी कोटा के अंतर्गत रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, तीसरा, अगर आर्मी का कोई कर्नल रैंक या कर्नल रैंक से ऊपर के अधिकारी हैं, कर्नल या कर्नल के ऊपर के जो अधिकारी हैं, इक्विवेलेंट टू एयरफोर्स, यानी उसी रैंक के जो एयरफोर्स के अधिकारी होंगे वो और उनके ऊपर वाले, और सेम उसी कर्नल के बराबर के जो नेवी के अधिकारी होंगे या उसके ऊपर के जो भी अधिकारी होंगे, ये लोग ओबीसी कोटा के अंतर्गत नहीं आएंगे। ठीक है, अगला है जो भी प्रोफेशनल्स होते हैं लाइक डॉक्टर, एडवोकेट, लॉयर, इंजीनियर, ठीक है, आर्टिस्ट, एक्टर, ठीक है, इन लोगों को भी ओबीसी कोटा के अंतर्गत जो रिजर्वेशन है वो नहीं मिलेगा। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट आया समय समय पे चीजें आपकी करी गई, कहा गया कि एक एनुअल इनकम जिसकी 8 लाख से ऊपर की आमदनी, एनुअल इनकम अगर 8 लाख से ऊपर है, ठीक है, अगर 8 लाख से ऊपर है एनुअल इनकम, तो वो ओबीसी कोटा के अंतर्गत का जो रिजर्वेशन है वो नहीं ले सकता, यानी कि रिजर्वेशन उसे नहीं मिल सकता। ठीक है, और इसमें एक और आपका डाला गया था कि पर्टिकुलर अगर किसी के पास अगर इतना लैंड है, जैसे आप ईडब्ल्यूएस वाले की बात करेंगे तो आगे उसमें जो आपका है 5 एकड़ या समथिंग, या अगर आपका शहर के अंतर्गत अगर आपके पास 100 स्क्वायर फीट का अगर ज़मीन है तो आपको ईडब्ल्यूएस कोटा के अंतर्गत का जो रिजर्वेशन नहीं मिल सकता। तो वैसे ही पर्टिकुलर अगर आपके पास एक ज़मीन है या आपका शहर में ज़मीन है, या अगर आपकी एनुअल इनकम अगर 8 लाख से ऊपर है, तो वो ओबीसी कोटा के अंतर्गत उनको रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिल सकता। ठीक है, तो ये सब बातें हैं, आपका जो क्रीमी लेयर का जो कॉन्सेप्ट है ये है, और जो आपका 93वें संविधान संशोधन द सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रिजर्वेशन इन एडमिशन एक्ट 2006 और क्लॉज 1, 2, 3 उसके अंतर्गत आपके जो 5 क्या है, 4 क्या है, वो हमने अच्छे समझा। कल हम लोग बात करेंगे ईडब्ल्यूएस कोटा, ठीक है, जो आपका एक नया संविधान संशोधन हुआ और जिसके अंतर्गत एक और क्लॉज डाला गया 6, जिसे सरकार को पावर मिली कि वो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के अंतर्गत जो लोग आते हैं, आर्थिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं, उनके लिए स्पेशल प्रोविजन बनाया जा सकता है। वो पावर सरकार को मिली और उसने फिर 10% का आरक्षण का प्रावधान किया। ठीक है,
और ये जो सरकार ने क्रीमी लेयर का जो कॉन्सेप्ट दिया था, इसके अंतर्गत और भी बहुत सारी बातें की गई थी। इसके पहले के कुछ जजमेंट हैं, जैसे आपका एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट है इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, जिसमें आपको पता होगा कि एक कैप की बात की गई थी, 50% का जो कैप है। अब तो ये कैप के ऊपर पार चला गया है, लगभग आपका 59% के आसपास टोटल रिजर्वेशन हो गया है। ठीक है, तो अगर कल के वीडियो में हम लोग EWS पे बात करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।